किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करने से पहले आपका फोकस और विज़न साफ होना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। Good morning everyone. Today we are going to solve some equations related to passive and active voice. Passive and active voice, this is one of the toughest topic regarding competitive exam. So friend, if you have any confusion, you can ask me in my comment box. And let's start the topic. We have covered this chapter and we have solved three videos, right? Three videos in which we solve equations related to active and passive voice. This is fourth or fifth, maybe fifth video. So in this video we are going to solve equations, right? So friend, if you didn't watch that video, so you can go playlist and you can watch, right? Friend, if you didn't watch these videos, I don't think so you will be able to understand this topic very well, right? I don't think so you will be able to understand what I taught, which I will टीच टूडे, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी पहली वीडियो में डिस्क्राइब किया है और हो सकता है मैं उसको यहाँ डिस्क्राइब ना कर पाऊँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिड द नॉइज फ्रिटेंड यू, राइट? फ्रिटेंड का मतलब होता है फ्रेंड्स डराना, राइट? डरना, भयभीत होना, ये फ्रिटेंड के सिनोनियम हैं। आप इनको याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में सिनोनियम्स भी पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि फ्रिटेंड का मतलब होता है डरना, आतंकित करना, भयभीत करना या खौफ में डालना, राइट? इसका हम कह सकते हैं सिनोनियम आपका है इंटिमिडेट, डिसमे, टेरराइज, शैक, स्टार्टल, right friend? If you want you can learn them because this is very important regarding competitive exam. So friend, वो कह रहा है कि did the noise frighten you, क्या इस नॉइस ने तुम्हें डराया? क्या इस नॉइस से तुम डर गए या इस नॉइस ने तुम्हें डराया? क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रेंड। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा हमें रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको एक चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि टेंस कौन सा है। अगर आपको टेंस पता है तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपको पता है अगर ये टेंस प्रेजेंट का है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है और पास्ट का है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये टेंस कौन सा है। फ्रेंड डिड है, राइट? आप देख रहे हैं ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डिड है। हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट है और मैंने फिर बोला कि आपको आगे की वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि मैंने फॉर्मूलेस दिखाए हैं। उसमें ये बोलता है कि अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज या वर्ब को लगाना पड़ता है। तो अब देखिए फ्रेंड, वॉज और वर्ब कैसे आएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर आएगा। चलिए फ्रेंड, लेकिन हमारा जब हम इसको एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू है, राइट? तो यू प्लूरल है तो इसीलिए हमारा, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट भी यू होता है और यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, इसीलिए इंटेरोगेटिव है तो डिड की जगह में वर आएगा, हमारा यू आएगा, फ्रिटेंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय द नॉइस ऑब्जेक्ट से पहले बाय आएगा और नॉइस हमारा सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में क्योंकि एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट था, राइट फ्रेंड? आई होप आपको समझ आएगा। वर यू थ्रेटेंड बाय द नॉइस, क्या आपको नॉइस के द्वारा डराया गया, राइट? ये चीज़ है, राइट? क्या आपको नॉइस के द्वारा डराया गया? ये आप इतना भी हो सकता था, क्या आपको डराया गया? तो हमें नहीं पता कि कौन डरा रहा है तो आगे बताया कि बाय द नॉइस। अगर हमें कर्ता का पैसिव वॉइस में पता नहीं होता है और अगर कर्ता दिया भी जाता है तो उसके पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट, what one must do properly, right? one must do, एक को क्या करना चाहिए? फ्रेंड ये आप सेंटेंस टू पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे, राइट? आप ब्रेक करेंगे इसको पहले टू पार्ट में। वट वन मस्ट डू, एक को क्या करना चाहिए, राइट? एक को क्या करना चाहिए? जो वन है फ्रेंड ये एक पर्सन का काम कर रही है, किसी व्यक्ति के लिए आता है कि किसी को, जब हम बोलते हैं कि वन शुड फोकस ऑन वंस गोल, यानी किसी मतलब लोगों को या किसी पर्सन को अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, तो वहाँ पे सब्जेक्ट वन होता है और ऑब्जेक्ट वन से होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए वन आ रहा है, किसी को क्या करना चाहिए, राइट? तो अब इसको हमें क्या करना है फ्रेंड?
अब हम तो वन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ पे ही होता तो क्या होता, व्हाट ही मस्ट डू, उसे क्या करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर वन क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमें कोई से हटाना पड़ेगा। तो अब क्या क्या होगा, हमें पता है कि मॉडल वर्ब है मस्ट, और मस्ट का पैसिव बनाते समय मस्ट बी हो जाता है, राइट। मस्ट बी हो जाता है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा पैसिव बनाने के लिए बी का इस्तेमाल करते हैं, और बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए, वट क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वन है तो इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया। वन मस्ट बी डन, राइट। वन मस्ट बी डन, मॉडल वर्ब के बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म डू का डन। वन मस्ट बी डन यानी व्हाट मस्ट बी डन, क्या किया जाना चाहिए। यहाँ पर नहीं लिखा है कि किसी को क्या करना चाहिए, है कि क्या किया जाना चाहिए। किसको क्या करना चाहिए नहीं पता, पैसिव वॉइस में उसमें सीधे बोले कि क्या किया जाना चाहिए, किसको किसको नहीं पता। अब हम इसको सेकंड पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं। वन मस्ट डू प्रॉपरली यानी किसी को प्रॉपरली का काम करना चाहिए, यानी जो भी वो करते हैं उनको बहुत अच्छे से करना चाहिए। किसी को भी काम बहुत अच्छे से करना चाहिए। देखिए यहाँ पे फिर से वन आ गया क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हमें फिर से यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, मस्ट है, मस्ट के बाद मॉडल वर्ब है मस्ट है, उसके बाद बी की फॉर्म आती है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मस्ट बी डन प्रॉपरली, राइट, मस्ट बी डन प्रॉपरली। हमें वन को रिमूव करना है, मस्ट बी डन डू का डन हो जाएगा प्रॉपरली। एडवर्ब है वो हमारा काम को डिस्क्राइब कर रहा है, डू को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि जो एडवर्ब होता है वो हमेशा वर्ब को डिस्क्राइब करता है। फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, वी आर रीच्ड द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये अगर आपने पहले से आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप, ये बहुत इजी सेंटेंस है। वी आर रीचिंग एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, हम लोग इस एक्सरसाइज के, जैसे मैं आपसे कह सकती हूँ कि हम एक्टिव पैसिव वॉइस के एक्सरसाइज के एंड में पहुंच रहे हैं, तो वही है वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज फ्रेंड, इस एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट का काम है तो समझ जाइए, पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट का काम करेगा। वी आर रीच्ड यानी किसके द्वारा, हम पहुंच रहे हैं, राइट, हम पहुंच रहे हैं, तो इसमें दिया करता है कि हम पहुंच रहे हैं एक्सरसाइज के एंड तक। अब इसको पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे, वी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड, वी अस होता है, और इसको आगे लेके आ जाएंगे, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि टेंस पहचाना। आप देखिए टेंस कौन सा है, साफ दिख रहा है। किससे पहचानते हैं टेंस को, हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं। आर दिया है, अगर आर के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इज एम आर, अगर आईएनजी फॉर्म है इनके बाद, तो समझ आइए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करते टाइम क्या किया जाता है फ्रेंड, इज एम आर और मेन वर्ब की बीइंग, इज एम आर बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमें आईएनजी को पुट करना होता है, उसको मैच करना होता है, अरेंज करना होता है, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती है, वो एक एरर हो जाएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। चलिए, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखिए जो एक्सरसाइज है सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज है। अगर ये एस होता तो एक्सरसाइजेस हो जाती, तो उसके बाद यहाँ पर आर आ जाता, क्यों, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइज की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक एक्सरसाइज की बात हो रही है कि मैं बोलूँगी हम एक्टिव वॉइस पैसे, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के एंड में पहुँचने वाले हैं, राइट। तो वो चीज़ है, एक एक्सरसाइज है तो इज, राइट। अगर दो होता, तीन होता तो आर का इस्तेमाल करते। मैंने आपसे बोला हमें बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, मैंने फॉर्मूले आगे लिखा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आगे से फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर फ्रेंड यू विल नॉट गेट एनी कन्फ्यूज एंड you will clearly solve each and every kind of equations related to active and passive voice, right? चलिए, फिर भी इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यू मे आस्क इन माई कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई सून। चलिए फ्रेंड, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड बाय अस, राइट। इज बीइंग रीच्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय का इस्तेमाल होगा। देखिए वी है यहाँ सब्जेक्ट और हमारा पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि वी तो हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन जो हमारा अस होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, राइट फ्रेंड, ये आपको याद करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, राइट। यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, राइट फ्रेंड। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, राइट। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिज और हिम। शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट को याद करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं, एक्सरसाइज यानी सेंटेंस में चलते हैं। चलिए, आई शैल हैव रिटन द लेटर यानी मैं लेटर, अब चलिए फ्रेंड लेटर लिख चुकी होंगी। चलिए,
अब देखिए ये सेंटेंस किस चीज़ कौन से टेंस का है, ये टेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने टेंस अभी नहीं पढ़ा रखे हैं, इसके बाद आने वाली वीडियो मेरी टेंस पर है। मैं फिर भी टेंस को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ, आपको पहचान बता रही हूँ। उसके बाद अगर आप टेंस वाला चैप्टर पढ़ते हैं जो मैं पढ़ाऊँगी आपको फ्रेंड, मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊँगी आप टेंस कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, आई शैल बी रिटन द लेटर। अब देखिए, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाई मी। चलिए फ्रेंड, ये टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का है। कैसे पता चला? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है विल या शैल, उसके साथ हमें हैज़, शैल या विल या हैव, राइट, विल शैल हैव आता है। ये होती है हमारे फ्यूचर परफेक्ट की पहचान, विल शैल प्लस हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम इसको बोल सकते हैं विल हैव एंड शैल हैव। ये पहचान होती है हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट फ्रेंड, चलिए पता चल गया हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, विल हैव आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पता चल गया फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। अब हमें इसको बनाना है, हमें फ्यूचर परफेक्ट को, अब आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूले मैंने ये बताया है, अगर कोई भी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चीज़ों को ऐड किया जाता है, ये मैंने आगे वीडियो में बता रखा है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आगे की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। जो देख रहे हैं उनका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सीधे बताती हूँ। हमको पता है फ्रेंड करके कि मैंने आपको बताया है आगे वीडियो में कि विल हैव बीन, राइट, विल हैव बीन मैंने आपको पहले बताया था कि अगर फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है तो उसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करते समय बिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, के बाद विल हैव बीन, बिन लगाना पड़ता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। देखिए फ्रेंड, द लेटर क्योंकि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल सब चीज़ें समझ रहे होंगे, और मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स पढ़ाऊँगी, क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट फिर होता है अगर मैं चीज़ों को दोबारा रिपीट करूँ तो। चलिए, द लेटर ऑब्वियसली विल हैव बीन रिटन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी, क्योंकि आई है तो मी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय से पहले। चलिए, द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस। देखिए, अभी तक तो हमने पढ़ा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, राइट फ्रेंड। अब हम पढ़ेंगे, अब इस सेंटेंस में हमने क्या सीखा, क्या सीखेंगे इस सेंटेंस में, क्या पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया है और उसको हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। आपको दिख रहा होगा पहचान कैसी हो गई करके कि अब सबसे पहले पहचानना है कौन सा टेंस है। हेड दिख रहा है, सबसे पहले मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पे नजर डालिए कौन सा हेड है, ठीक है। मेन वर्ब के हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, बिल्कुल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तो बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हमें बीच में बिन भी दिख रहा है तो समझ जाइए तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के पैसिव की पहचान होती है हैड बिन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। और अगर ज़्यादा ना भी हो तो देखिए बाई है वो ऑब्जेक्ट से पहले, राइट। तो बिल्कुल क्लियर हो गया करके ये पैसिव पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए अब हमें क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना फ्रेंड, बिन को हटा दो, वी अब पैसिव ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है आपका पैसिव का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अस, इसको ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना दो। अस का सब्जेक्ट होता है वी, हमने बताया है वी हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है और अस हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, राइट फ्रेंड। वी हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म है। चलिए ये आपको याद करना पड़ेगा। वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल्स, राइट। इसका मतलब क्या है कि द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस, जो ये दीवार है वो हमारे द्वारा डेकोरेट नहीं की गई थी, राइट। इसका पैसिव क्या बनेगी, वी हैड नॉट डेकोरेटेड द दीवार, हमने इस दीवार को डेकोरेट नहीं किया था। चलिए, देन हर फेस वॉज बोड, राइट। चलिए फ्रेंड, बो सबसे पहले पता होना चाहिए बो का मतलब क्या है। बो का मतलब होता है झुकना, राइट, झुकाना, झुकाना कह सकते हैं, झुकाना। बेंड, slouch, crouch, recline, tilt, deflect, right? These all are synonyms of the bow, right? You have to remember these synonyms because this is important regarding competitive exams. चलिए, then her face was bowed, यानी जो उसका फेस था वो उसको झुका दिया गया था, राइट, उसको झुका दिया गया। अब पहचाना ये किस चीज़ का सेंटेंस है, और अब देखना है फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा वॉज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको कुछ गड़बड़ दिख गई कि वॉज भी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है।
अब टेंस में तो वॉज जो होता है उसके साथ तो आईएनजी फॉर्म आती है जो बनाता है पास्ट कंटिन्यूअस का, लेकिन यहाँ पर तो मेन वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो समझ जाइए पैसिव का सेंटेंस है। अब हमको इसको एक्टिव में चेंज करना है, तो क्या करना है, वॉज। अब आप देखिए कि कौन से एक्टिव वॉइस में वॉज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर आपने फॉर्मूले याद करें तो आपको पता होगा कि आता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है। पास्ट इंडेफिनिट के अगर कोई भी सेंटेंस है उसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ वॉज, वर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया है पास्ट इंडेफिनिट का। अब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में चेंज करना है, तो क्या करना है फ्रेंड, वॉज को रिमूव करके मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देनी है बस। देन, क्योंकि देन हमारा एक रेस्ट ऑफ द थिंग है, जो जहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स होती हैं उसको वहीं पे लिखते हैं जो जहाँ पे होता है, तो इनका भी कोई काम नहीं है, तो ये वहीं पर आते हैं। ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स है तो इसको रखिए। अब चलिए, हर, बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट है, चलिए ऑब्जेक्ट हमें शुरू में दे दिया, तो अब ये पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। अब हर है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, शी। वॉज हटाना पड़ेगा, फेस बोल्ड। अब इससे बोला जा रहा है कि देन हर फेस वॉज बोल्ड, यानी उसका जो सर था उसको झुका दिया गया। अब किसने झुकाया ये नहीं पता, अब पता चलेगा किसने झुकाया। देन सी बोल्ड हर फेस, राइट, तब उसने अपना सर झुका दिया। ये हो गया, उसने अपना सर झुका दिया। अब दिख रहा है कि किसने अपना सर झुकाया, उसी लड़की ने अपना सर झुका दिया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट दिया है, ये आपको सब्जेक्ट दिया। मैंने आगे बता दिया है कि हर का सब्जेक्ट होता है शी। सी जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है और हर जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए, टेक द मेडिसिन। सबसे पहले तो पता होना चाहिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस आर द सेंटेंस दैट गिव्स advice, instructions, and an order, a comment, a command, and not command, command and request, right? Such kind of sentence is called imperative sentence, right? इसको हिंदी में बता देती हूँ। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या कोई एडवाइस देते हैं, या कोई निर्देश देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलिए, टेक द मेडिसिन, राइट, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को का जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो लेट से स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट फ्रेंड। टेक द मेडिसिन, हम क्या बोलते हैं, टेक द मेडिसिन यानी मेडिसिन लो, ये तो बोलते हैं टेक द मेडिसिन। ओपन द डोर, क्लोज द डोर, सिट डाउन, राइट, वॉक अप, गेट अप एंड डोंट स्पीक। इस टाइप से हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस, बिकॉज इन दिस सेंटेंस वी आर गिविंग अ काइंड ऑफ एडवाइस एंड ऑर्डर, कमांड, राइट, रिक्वेस्ट। जैसे हम बोलते हैं प्लीज ओपन द डोर, जैसे हम बोलते हैं प्लीज मे आई टेक योर पेन, प्लीज मे आई टेक योर नोटबुक, राइट। सच काइंड ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलिए फ्रेंड, लेट द, अब लेट से स्टार्ट होगा, इम्पेरेटिव है। अब क्या है कि जो ये मेडिसिन है वो लेने के लिए है, यानी लिए जाने को है, राइट। द मेडिसिन बी टेकन, यानी जो मेडिसिन है यानी जो दवाइयाँ हैं वो लेने जाने को है। अब क्या होगा, द, देखिए फ्रेंड, अब क्या होगा कि जब हमारे ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें बी का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। कि आई होप यू विल बी फाइन, ये तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया है, राइट। बी, जहाँ पर हमें कोई अब यहाँ पर तो कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि ये तो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं ना पास्ट इंडेफिनिट कह सकते हैं, क्योंकि ये तो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसकी अपनी अलग ही कहानी है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में शुरू लेट से होता है और पैसिव बनाते समय मेन वर्ब से पहले हमें बी का इस्तेमाल करना पड़ता है। द मेडिसिन बी टेकन, टेक द मेडिसिन, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका बन जाएगा इससे पहले जब, और द मेडिसिन ये ऑब्जेक्ट है इसमें। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इसको तो सब्जेक्ट बनना है पैसिव वॉइस में, ये सब्जेक्ट बन गया। अब हमें इसके अकॉर्डिंग तो नहीं चलना है, सब्जेक्ट बन गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो अब इसके बाद वर्ब आनी है, यानी टेक लेना वर्ब है, तो उससे पहले हमें बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बी आ गया तो समझिए बी के बाद आने वाली फॉर्म हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होती है, ये आपको याद रखने से। शुड बी, डन, राइट, हम बोलते हैं विल बी गॉन, एंड हम बोलते हैं विल बी ईटन, एंड विल बी स्पोकन। इस टाइप से फ्रेंड की जो है विल बी के बाद आने वाली जो भी मेन वर्ब होती है वो हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में आती है।
चलिए फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर, मैं उस पर ज़्यादा अब विश्वास नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तो इसका कैसे बनेगा, ही, हिम है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट देखिए, कैन है, तो समझ जाइए बी तो आना ही आना है क्योंकि मॉडल वर्ब है। अब यहाँ पे नॉट भी आ गई तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इक्वेशंस बन गई, यहाँ पे तो नॉट भी आ गया। तो अब क्या है फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि नॉट एक क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा, इसको ले लीजिए, एक बच्चे की तरह काम करता है। ये एक बच्चा होता है, बच्चे को क्या है, अपने पेरेंट्स तो चाहिए होते हैं, या मम्मी या पापा कोई तो चाहिए होगा उसको। तो ये अकेले नहीं आता है क्योंकि वो डरता है, बच्चा है, उसको कोई चाहिए, गार्जियन चाहिए उसको आने के लिए, तो उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब देखिए मम्मी पापा दो के भी अगर दो लोग एक साथ आ गए, जैसे एक विल बी हो गया, राइट, विल बी आ रहा है। अब ये जो नॉट होगा ये बीच में आ जाएगा, बिल्कुल अपने सेफ जगह बना लेगा दोनों के बीच में। तो चलिए वही चीज़ है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। चलिए, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर, यानी मैं उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकता हूँ। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कौन नहीं करता, बस ये बोल रहे कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, हम बोलते ना कि वो विश्वास के लायक नहीं है, ऐसा बोलते ना, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता या विश्वास के लायक नहीं है। तो इस टाइप के हम क्या कह देंगे, ही, यानी आपका हिम का बन गया ही, कैन आ गया बिल्कुल, नॉट भी बिल्कुल सही, बी आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले, सॉरी मेन वर्ब से पहले हमारा बी आएगा, और उस बी के बाद आने वाली फॉर्म हमेशा मेन थर्ड फॉर्म में आती है। बी क्यों आता है फ्रेंड, मॉडल वर्ब जो भी होता है, विल, शैल, वुड और कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब मॉडल वर्ब है, और ये इनका जब पैसिव सेंटेंस बनता है तो हमेशा विल आता है। इनके एक्टिव वॉइस में तो बी नहीं हम लिखते, बट जब हम इनका पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तब क्या होता है फ्रेंड, इनका बी हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, बाकी अब we have 3 sentences more, so we can't cover these sentences in this video because video is going too long, so sometimes it creates problem in uploading. So friends, it is enough for today. You have to revise and we will cover these 3 sentences in next video. I will take 2 more examples also, and till the time you have revised all these things, you have, if you are not able to understand all these things in this video, you can watch again this video, you can practice, solve previous year paper, and if you have any queries related to active and passive voice, so you may comment in my comment box, I will give reply soon. फ्रेंड हार्ड वर्क कीजिए, स्टडी कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, और stay happy and keep smiling, never give up. All the best. Thank you so much.